जो आपको चाहिए खाना पीना, जो हमारे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारा गारमेंट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आप चीज़ें हाथ से बना के फुटबॉल देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीडीपी नहीं होता इकोनॉमी में, प्रोडक्टिविटी होती है। सिर्फ आप ब्रांडिंग से मुतासर, आप ज़ेनी गुलाम है, मैं ज़ेनी, हम ज़ेनी गुलाम है। जो भी नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वो ही शेप अप करते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। एक ब्रिटेन में पेंटिंग जो है मोनालिसा की, वो $1 बिलियन की उसकी वैल्यू लगाती है। जितनी मुश्किल तरीन आपको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना, सिंगापुर, जापान, इन कंट्रीज की सबसे ज़्यादा है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वाकई मार्केटिंग या ब्रांडिंग से बिल्कुल मुतासिर नहीं हैं। वेलकम दोस्तों, जैसे हम देखते हैं आज के दौर में जैसे जैसे बिजनेस ने ग्रो किया है, जैसे जैसे इंडस्ट्री ने दुनिया में डिफरेंट किस्म की इंस्टीट्यूशंस ने, प्रोडक्ट्स ने और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रमोशन शुरू की, मार्केटिंग शुरू की, तो अब मीडियम्स बढ़ने के साथ साथ हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स भी देखते हैं और कैंपेन्स देखते हैं। मार्केटिंग हर तरह से हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आती है और हम तमाम इंसान ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कहीं पर भी कोई भी चीज़ जब लेना चाहते हैं एज ए कंज्यूमर, तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। हमें सबको ये एक कॉन्फिडेंस होता है अपने इंटेलिजेंस पे और अपने आप पे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, हम एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू ऐड करती है हमारी लाइफ में, उसके अलावा उसको कंपैरेटिवली हम जज करते हैं बाकी प्रोडक्ट से। उसके बाद उसकी प्राइस देखते हैं कि क्या वो प्राइस जो है वो जस्टिफाई करती है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ, और उसके अलावा उसकी आउटपुट कैसी, यानी कि उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो किसी भी किस्म की, हम यानी कि एजुकेशन में देखते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूशन को जब चूज़ करते हैं, इसके अलावा जब हम बिजनेस के लिए जाते हैं, कहीं पर किसी शहर का इंतखाब करते हैं, किसी कंट्री का इंतखाब करते हैं, इसके अलावा किसी मॉडल को जब हमने फॉलो करना होता है या अडेप्ट करना होता है, अपने सिस्टम इंटीग्रेट करना होता है, तो वहाँ पर हम आउटपुट भी देखते हैं कि इस सिस्टम से कितनी आउटपुट निकल रही है। मतलब स्टैंडर्ड जो भी दुनिया के प्रोसीजर्स हैं किसी भी चीज़ को जज करने के, हमें ये लगता है कि हम वो सब फॉलो करें और हम इन्फॉर्म डिसीजन लेके किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करते हैं या उसके कंज्यूमर बनते हैं। तो पॉपुलरली हम ऐसा समझते हैं। हम आज देखते हैं कि क्या वाकई ये जो ब्रांडिंग है, ये जो मार्केटिंग है, इससे हमें अपनी ज़ाती जो राय है उसके ऊपर कोई और इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वाकई मार्केटिंग या ब्रांडिंग से बिल्कुल मुतासिर नहीं हैं और बड़े ही इंटेलिजेंट और बड़े ही इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, या क्या हम बहुत हद तक इन्फोर्स डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो ब्रांडिंग है या मार्केटिंग है किसी भी प्रोडक्ट की, क्या उसको हम जब देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर लोग इन्फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट के बारे में और फिर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं कि यार मार्केटिंग और ब्रांडिंग इस हद तक भी पावरफुल है कि हम इन्फोर्स्ड होते हैं कोई चीज़ बाय करने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए या कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेट कर दिया गया होता है कॉन्सेप्ट सोसाइटी में कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और हम बाकायदा बुली होते हैं किसी चीज़ की तरफ। इस नैरेटिव को आज देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये कॉमन एक हमारा सबका बिलीफ है कि जब भी कोई न्यूज़, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन किसी वीक माइंड तक पहुँचती है, ये केपेबल नहीं होता उसको सही तरीके से समझने के लिए या उसके बारे में कोई राय कायम करने के लिए, तो उससे बड़ा सारा केओस भी क्रिएट हो जाता है। और हमारी सोसाइटी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों में इस तरह लोगों को ब्लेम करते हैं कि ये लोग इतने न्यूज़ की वजह से या मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। लेकिन अगर हम आदाद शुमार को देखते हैं और मार्केटिंग और ब्रांडिंग को देखते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट करने में या एक सोसाइटी की स्ट्रक्चर को या उसके फैब्रिक को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करने में, तो ऐसा अंदाज़ा होता है कि हम सब कहीं ना कहीं सारे मैनिपुलेटेड हैं और सारे ही कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट हैं मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा की, ब्रांडिंग की, और उसी की बेस के ऊपर हम लोगों की जो इकोनॉमीज़ हैं, उसके अलावा हमारी कई सारी सफरिंग्स हैं इकोनॉमिकल, उसके अलावा जो हमारी टोटल एक सोसाइटी की जो सोच है वो उसके ऊपर मबनी है। तो दोस्तों जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जैसे हमने एक मोबाइल फ़ोन, तकरीबन तमाम इंसान आजकल जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो फ़ोन रखते हैं, तो आप ये देखें कि हम फ़ोन के अंदर जो भी हमें रिक्वायर्ड हमारे लिए जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर हैं, उसके कंपैरिजन में उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो प्राइस है,
जो हमारे लिए बहुत मैटर करती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो सारे एस्पेक्ट्स को देख के क्या हम फ़ोन परचेज करते हैं, या एक मार्केट के अंदर आप देखें स्टेटस सिंबल बन चुकी होती है कोई ब्रांड और हम उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं कि उसके साथ हमें ये फील होता है कि हम भी पार्ट हैं किसी एलीट का या किसी अच्छे ग्रुप का या किसी समझदार ग्रुप का। सिर्फ इस ईगो को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत सारा पैसा ऐसे ब्रांड पे खर्च कर देते हैं जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश नहीं है, उससे स्मगलिंग भी होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा हम ब्रांडिंग मार्केटिंग इन सब चीज़ों के शिकार हैं कि हम उससे बिल्कुल भी सोचने समझने से कासिर रहते हैं। इसके अलावा अगर आप गारमेंट्स में देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का टेक्सटाइल है उसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट भी है और बड़ा क्वालिटी का हमारे यहाँ इवन स्पोर्ट्स वेयर जो बनता है। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे जो महंगे तरीन स्टोर्स हैं जिन कंपनीज के, वहाँ पर से लोग बाइंग करते हैं, तो अगर वो उसमें देखें वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट जो है वो जस्टिफाई कर रही है अपनी अमाउंट को, या वो सिर्फ वो जो उन्होंने एक बिल्कुल डिज़ाइन तरीके से, जिस तरह आप अगर नाइकी को देखते हैं तो वो कैसे तमाम जो चैंपियंस होते हैं उनको वो एड में कभी अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताती, वो एक आपको जेस्चर देती है कि ये चैंपियंस का अटायर है। और हमेशा आप ये देखेंगे कि आप जब वो पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये होता है कि हम अपने आप को उनसे एसोसिएट कर रहे हो, तो हम वो पहन कर ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम भी उस क्लब का पार्ट बन गए, हम अपने जहन को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई भी उस कैरेक्टर की क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स उससे ऐड नहीं हो रहे होते हैं। एक क्लोथिंग है और किस तरीके से हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि क्वालिटी में उसको मैचअप करती हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और वो इंडस्ट्री कभी भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाती कि वो भी एक्सपोर्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा बूम कर। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ों में देखते हैं, हम एजुकेशन में देखते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो हम ये देखते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके तलबा हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो वो कैसी इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं। आज अगर हम दुनिया में देखें तो टेक्नोलॉजी की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं, जितनी दुनिया में डेलिकेट आइटम्स हैं, जितनी दुनिया में स्मार्ट आइटम्स हैं, जितनी मुश्किल तरीन आपको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो चाइना, सिंगापुर, जापान, इन कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा है। इसके मुकाबले में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया में रैंकिंग देखें तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड एक बड़ा स्टेटस सिंबल है हमारे यहाँ पे, और हमारे अंदर बज़ाहिर ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश और यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के मुतालिक एक बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है कि हम लोग एक बहुत ज़्यादा उनको वो सुपीरियर समझते हैं। लेकिन आप देखें कि रशिया एरोस्पेस में यूएसए से बहुत कदम आगे रहा है हिस्ट्री में, अभी भी वो बिल्कुल बराबर है। डिफेंस में इवन जो हमारा मून है, चांद है, इसके ऊपर भी पहले स्पुतनिक रशियन सैटेलाइट गई थी, लेकिन हमें रशियन किसी यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता है। चाइना हमारे बिल्कुल साथ है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, स्मार्टली मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करता है, सबसे बेहतरीन स्किल्ड लोग उसके पास हैं, लेकिन हमें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता। ऐसे अगर हम देखें, हमें सिंगापुर का भी किसी को भी नहीं पता होता यूनिवर्सिटीज़ के नाम, हमें ये परवाह ही नहीं है कि हम जहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं उस कंट्री में या उस खित्ते में उसकी क्या आउटपुट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरियस इंडस्ट्री कोई नहीं। और ब्रिटिश प्रोडक्शन जो है ऑफ बड़े डेलिकेट आइटम्स वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और आप देखते हैं कि सिर्फ वहाँ पर वो तजिया नगार टाइप लोग वो तैयार करके भेज देते हैं, यहाँ आके वो मोजेस बन के बैठ जाते हैं। और ये एक हमें अजीब सा कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग समझते हैं कि यही हमें आज तक वो अपनी गुलामी का जो दौर है उसके असरात हम पे इतने इस हद तक मुरतब है कि हमें वही चीज़ सही लग रही होती है, जबकि हम आउटपुट नहीं देख रहे होते। हम ये इन्फोर्स सोसाइटी क्योंकि अच्छा समझती है एक चीज़ को, हम वही अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ये बाकायदा जायज़ा ही नहीं लेते कि आउटपुट कहाँ से बेहतर आ रही है। हमने वो डिसीजन लेना, वो कॉस्ट में भी हमें कम पड़ सकता है, वो हमारे कैरियर में भी बेहतर इंपैक्ट डाल सकता है, उससे हमारे बेहतर प्रोस्पेक्ट्स लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल हम कंसिडरेशन में नहीं लाते। और हम जाते हैं किसी भी कंट्री में सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं, और रैंकिंग भी एक ब्रांडिंग और नैरेटिव कैसे बिल्ड कर देती है कि कोई ये नहीं देखता कि इस यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट इसकी क्या है, वो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो हाउ कैन दैट जस्टिफाई कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, वहाँ पर सिस्टम कैसा है, और डिफरेंट रेट्स में कैसे वो आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर हम देखते हैं उनके अंदर भी आप देखते हैं बाकायदा एक डिज़ाइन तरीके से ब्रांडिंग, मार्केटिंग, तमाम इंफॉर्मेशन के टूल्स जो हैं उनको उनके ऊपर ग्रिप रख के लोग जो हैं वो नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, हमारी सोच को डेवलप करते हैं अबाउट इवेंट्स। आप देखें कि सारी दुनिया को पता है कि हिटलर जो है वो बहुत बड़ा, एक बहुत ज़बरदस्त डिक्टेटर और बड़ा ही ख़तरनाक और यकीनन दुनिया के लिए एक बुरी मिसाल था। उसने जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे और बहुत इनह्यूमन कैंप्स थे, लेकिन आप बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यूएसए ने भी उसी वक्त जापानीज़ कैंप्स बनाए थे जापान के लोगों के लिए। जब जापान से उनकी वॉर एस्केलेट हुई और एटॉमिक बॉम्ब्स तक बात आई, तो जो जापानीज़ यूएसए में रहते थे लाखों में, वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे, और वो तकरीबन 5 साल से अब बहुत लंबा अरसा वो कैंप्स में रहे,
उनके साथ इन ह्यूमन बिहेवियर हुआ, बदतरीन सलूक हुआ एनिमल्स की तरह, आज तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। फ्रेंच हम देखते हैं अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में, जो भी लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं कितने बेबस और कितने वो दिखाए जाते हैं मासूम के, जब जर्मनी ने उन पे बिल्कुल वो कब्जा कर लिया था और उनको पार्ट बना लिया था अपना शिकस्त दे के। लेकिन वही उस हालत में भी जिस वक्त वो उन पे कब्जा हो चुका था, वो दर्जनों मुल्कों के ऊपर कब्जा किए हुए थे। दे वर द टॉप इंपीरियलिस्ट विद ब्रिटेन एट दैट टाइम। लेकिन वो कोई भी नहीं देखता कि उनके अपने जो कब्जे हैं वो अभी तक बरकरार हैं, बजाय इसके कि उन पे भी हो गए वो उस वक्त हम। लेकिन उनके ऊपर सारे लोग जो हैं वो एक अफसरदगी का इजहार करते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि हम चर्चिल जो हैं उनको ये ग्लैमराइज करते हैं, सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, जबकि हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ बड़े सगीर में जब ब्रिटिश राज था तो यहाँ उसी वॉर की वजह से, चर्चिल के डिसीजंस की वजह से फेमिन आया, फेमिन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता। और वो कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं कि दे वर डैमेजिंग द वर्ल्ड इन ऑल जो है ना एट्रोसिटीज वे मोर देन द जो एक्सिस्ट है, यानी कि वो आधी दुनिया पे कब्जा भी किए हुए थे उस वक्त। ये हमारा ब्रिटिश राज था, फ्रेंच कॉलोनीज कितनी ज़्यादा थी, उसके साथ आप ये जापानीज कैंप्स देख लें, एटॉमिक बॉम्ब लेने गिराए जापान पे, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक जो हैं वो विक्टर्स हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ का ख्याल रखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो भी नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वो ही शेप अप करते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, और उसी तरीके से हम फिर आगे उसके बारे में सोचते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त टूल है हमारे सोचने समझने को मैनिपुलेट करने के लिए। दोस्तों, अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में बाकायदा तौर के ऊपर आप देखें जिस तरीके से इंडिया ने और वेस्ट ने हमें एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर किया हुआ, और बहुत ज़्यादा हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी होता है, और बहुत ज़्यादा हमें एसोसिएट किया जाता है सेफ हेवन फॉर टेररिज्म। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन जो है उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी उसके अंदर जो एक्टिव पर्सनल मिलिट्री देती है और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद भी होते हैं दुनिया के पीस एक्टिविटीज़ में, पाकिस्तान अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड देने वाला बंदा। और ये फैक्ट्स जो हैं वो स्टेटेड हैं, ये रिटन फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन ये बात आज तक ना किसी ने की है, ना हमारे पास इतने ज़बरदस्त टूल्स हैं, ना हम किसी को बता सकते हैं। लेकिन हम भी यही मानने पर सारी कौम तैयार है कि हम दहशत गर्द हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि जिस तरह बिन लादेन रशियन सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वॉर हो रही थी यूएसए की, तो मुजाहिदीन को वो लीड कर रहे थे, तो वो मुजाहिद थे, ही वाज द फ्रेंड ऑफ यूएसए, और उस वक्त तो बड़े ग्लैमराइज थे। थोड़े अरसे बाद ही वो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट बन गए। तो बिन लादेन वही थे बेसिकली, जो उनकी तरफ नज़रिया था, या उनके वो जो लोग नैरेटिव या ब्रांडिंग कंट्रोल करते हैं, उनके साथ उनके जो समझ लें कि कोर वैल्यूज़ हैं उनमें फ़र्क आ गया, और वो एक दिन टेररिस्ट बन गए। पहले वो हीरो थे, कैसे वो एकदम शेप अप कर देते हैं और हमारे माइंड्स को, और हम सब भी मानने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। जबकि बिन लादेन वही थे, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर पानी है, आपको प्यास बहुत लगी है, आप पीते हैं उसको, तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाब बन जाता है। लेकिन पानी तो पानी होता है, उसकी स्टेट जो है वो वही रहती है, वो वाटर ही रहता है, लेकिन आप जो है आपके हालात बदल जाते हैं। तो ऐसे ही बिन लादेन वही थे, जब उनकी एक कंट्री के साथ बिगड़ी है तो उसके बाद फौरन ही वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन गए। तो दोस्तों, जब तक हम मेंटली कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे और हम अभी तक एक स्टेट ऑफ गुलामी में हैं, ये आप याद रखें, हम फिजिकली आज़ाद हैं, हमारी बॉडीज आज़ाद हैं, लेकिन हम मेंटली आज भी उसी नैरेटिव गोरे के साथ हैं जो हम पहले थे। जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, हम उस टगर पे चलते रहेंगे जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को अंडर वैल्यू करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में चावल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो एसेंशियल आइटम्स है फॉर लिविंग, वो हम इतना सारा एक्सपोर्ट $5 बिलियन में करते हैं, और सिर्फ आईफोन स्मगल पाकिस्तान में $2 बिलियन का हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो है वो ब्रांड की वैल्यू है। अगर उसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स देखें तो वही फोन चाइना का आपको 1,50,000 में मिल जाएगा जो वो 5 लाख का आपको दे रहे हैं। लेकिन वो ब्रांड वैल्यू किस हद तक हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं, और हम सारे किस हद तक जो है ना उससे मुतासिर हैं। एक ब्रिटेन में पेंटिंग जो है मोनालिसा की, वो $1 बिलियन की उसकी वैल्यू लगाते हैं। हमारी किसी माँ का बच्चा जाता है दुबई में, तो हम उसको इतने थोड़े पैसों में वो मजदूरी करके बुर्ज खलीफा बनाते हैं। बुर्ज खलीफा में रूम का रेंट ही उनकी सारी जिंदगी कमाई से जनाब सब ज्यादा होता है, और वो उसको वैल्यू देते हैं, हमें अपने लोगों को वैल्यू नहीं देनी आती। जबकि ये कितनी वैल्यूएबल सर्विस है कि इंसान को पैदा करके भेज रहा है, बड़ा जवान आदमी एक स्टेट में रहा है, वो एक काम कर सकता है। हमें किसी चीज़ को हम अंडर वैल्यू करते हैं क्योंकि हम एक मेंटली गुलाम कौम है। हमें चाहिए इस तरह के लोग जो किसी ऐसी इंस्टीट्यूट से पढ़ आए हैं, जो गलती से मशहूर हुई है, वो तजिए करी जाएंगे बैठ के। जो प्रैक्टिकल हमारे लोग हैं उनकी कोई वैल्यू कोई नहीं। थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको जो पैसे मिल रहे होते हैं, लोग उस पर तराज करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो कितने ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। अगर आप कंपेरेटिवली जितना हमने कहते हैं इंडिया से होता है, और उनसे पैसे उनको 100 गुना भी नहीं मिलते, उसके
बावजूद हम अंडर वैल्यू, हर चीज को हम अंडर वैल्यू करते हैं। सोना दुनिया में लिमिटेड है, इसलिए उसके साथ इकोनॉमी पहले गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती। आप सिर्फ ये देखें कि जो नवाडा यूएसए के अंदर एक स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा कैसीनोज हैं, उसका जो जीडीपी है वो $60 बिलियन है। और वो जो जीडीपी है, अब आप मुझे ये बताएं कि वो कैसीनो में क्या बना रहे हैं। 1 लाख रुपया उधर से वो हार जाए, वो सोप ये हैंड खेल लें और अपने पैसों के साथ घर चले जाएं चार्जेस दे के, तो ये तो 1 करोड़ रुपए का जीडीपी में ऐड हो जाता है। और हमें उन्होंने ये सिखाया है कि जीडीपी देखते रहे आप, जबकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जीडीपी नहीं होता इकोनॉमी में, प्रोडक्टिविटी होती है। पाकिस्तान की, इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। हमारी चीजों की हमने प्राइस ही कोई नहीं लगाई हुई जिसकी जनाब साहब कोई उस तरह की वैल्यू हम लगाएं। फिर $1 वो खुद ही छाप रहे हैं, उसी का जुआ खेल रहे हैं, कितना वो जीडीपी में ऐड हो जाएगा और कितना जबरदस्त वो एक नैरेटिव बिल्ड कर देगा, एक ब्रांड बना देगा उनको। हमारे पूरे मुल्क के जीडीपी के करीब पहुंच जाते हैं। हमें अपनी चीजों को वैल्यू देनी कोई नहीं आती। यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में, ये जो थर्ड वर्ल्ड है, हम बहुत ज्यादा मुतासिर हैं उन लोगों से। हमारे बच्चे हमें बड़े होकर बहुत शौक होता है बाहर चले जाएं और वहां रह लें। हम मूवीज से, उनके लिटरेचर से, उनके पूरे कल्चर से यही देखते हैं, शायद यही ऐसे ही होएगा जैसा हम देख रहे हैं। जबकि दोस्तों आपको हैरानगी होगी कि दुबई जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस और खूबसूरत सिटी है। वहां का जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है, सबसे महंगा एयरपोर्ट है। जब वहां फ्लाइट्स लैंड करती हैं और वो दुबई के अंदर बिल्डिंग्स वगैरह देखती हैं, इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर देखती हैं, उसमें भी सिर्फ हमारे थर्ड वर्ल्ड ही मुतासर होकर वहां जनाब कारोबार वगैरह करके लॉस कर लेते हैं। अभी तक तो उनकी एयरलाइन भी सारी सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट हर साल लॉस कर रही है वहां पे कि किसी तरीके ये शौकन मेला लशपश दिखा के लोगों को बुला लें। और जिन कौमों में सब्सटेंस है, जिस तरह जर्मनी, जापान, चाइना, जो कभी भी वेस्ट के प्रोपोगंडे से मुतासिर नहीं हुआ, आज वो तीनों कंट्रीज आप देखें सबसे वर्स्ट कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज उठ गई हैं, क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट जो नजर आ रहा है। वो लशपश से, इन चीजों से, ये एक जहालत भरी, एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ज्यादा कौमों की इलामत होती है कि उन्होंने हर काम वही करना है जिसमें उनको माशरे को देखना है कि हम भी एलीट नजर आए, हमें भी कोई बात नजर आए, उनके अंदर कोई कमी होती है जो छुपा रहे होते हैं। बल्कि जिन कौमों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज उनसे बहुत तगड़े हैं। तो वो अपनी जिस चीज पे जो भी वैल्यू लगाए जाए, वो अपने जिस आइटम के ऊपर जो भी कॉस्ट आपको बता दें, आपने वो मनोमन मान लेनी, आपने फिर अपने आप को इधर गालियां देनी शुरू कर देनी, जबकि आप अपनी चीजों को वैल्यू नहीं दे सकते। आप अपने लैंड को वैल्यू नहीं देते जो आप बना नहीं सकते। दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज वो है जो जितनी लिमिटेड है। आईफोन आप या कोई भी गैजेट आप बना के उसकी जो भी प्राइस रखते हैं, आज वो कंपनी कितने $1 ट्रिलियन की होगी, लेकिन उसकी कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। एक टाइम में आप नहीं लेते तो वो सारा उसमें से माइनस हो जाता है। जो आपको चाहिए खाना पीना, जो हमारे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारा गारमेंट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आप चीजें हाथ से बना के फुटबॉल देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग खुद कॉम्प्रोमाइज्ड, हम लोग खुद एक कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंतहाई गिरी हुई सोच के लोग हैं। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते। मैंने बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे, बड़े विजडम वाले लोग यहाँ देखे हैं जिनको लोग कह देते हैं कि यार ये तो यहीं के पढ़े हुए हैं, हम पता नहीं कहाँ के पढ़े हुए हैं। और जिन जिन कंट्रीज का मैंने आपको बताया मेजोरिटी यहीं से पढ़े होते हैं, और वो वहां पर भी न लें यहाँ भी न लें, बना वो कुछ नहीं सकते। जो बना रहे हैं उनका हमें जाना ही नहीं होता, ना हमें पता होता। तो हम सिर्फ जो हमारी एजुकेशन है वो भी बेस्ड ऑन यही सोसाइटी का जो हमारा एक बना हुआ जनाब सा मुंह मथे लगने के लिए, सिर्फ एक मोजेस बनने के लिए हम चले जाते हैं। अदरवाइज हमारा कोई जो है ना वो डिसीजन लेना किसी भी चीज को करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देके उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं। इस नैरेटिव को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आम करें और अपनी चीजों को वैल्यू दें, इंसानों को वैल्यू दें। यहाँ जगह जगह शुगर लग रहा होता है कि मजदूर के, हमारे सारे मजदूर के मजाक से पैदा हो जाते हैं। एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जो बाहर गया हुआ है, और उसकी वैल्यू है जो एक गैजेट है जिसकी मतलब आपने अपनी ज़ेन की एक शर्ट की वैल्यू आप 50,000 लगा लेते हैं। सिर्फ आप ब्रांडिंग से मुतासिर, आप ज़ेनी गुलाम है, मैं ज़ेनी, हम ज़ेनी गुलाम है। वी आर नॉट फ्री इन आवर डिसीजन आर इन्फोर्स्ड अपॉन अस, और हम अभी भी अपने गुलाम हैं ज़ेन। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलते हैं।